कहानी की शुरुआत सियान से होती है, जिसे अपने हाई स्कूल के दोस्तों के साथ बिताए पुराने पलों के डरावने सपने आते रहते हैं। ये बुरे सपने बार बार आते हैं और हर बार सियान घबराकर और रोते हुए जाग जाता है। इस वजह से वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास इलाज के लिए जाने लगा, सिर्फ सपनों के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो बिना नींद की गोलियों के सो नहीं पाता। उसकी थेरेपिस्ट उसे बार बार कहती है कि वो खुद को दोषी न महसूस करे और जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन सियान को ये सुनना पसंद नहीं। वो उस पर चिल्लाता है, सेशन खत्म करने को कहता है और बाहर चला जाता है। अगले दिन वो स्कूल वापस चला जाता है। ये स्पष्ट है कि सियान अकेला रहने वाला लड़का है। वो किसी भी सिचुएशन में किसी से बात नहीं करता। जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ बदमाशों का बोलबाला है। हालांकि हर कोई सियान से छेड़छाड़ करने से डरता है, क्योंकि अफवाहें हैं कि वो अपने पिछले स्कूल से हत्या करने के बाद यहाँ ट्रांसफर हुआ है। इन अफवाहों की वजह से सभी सियान से दूर रहते हैं। थका हुआ वो क्लास में ही सो जाता है, इस दुखद दुनिया से खुद को अलग कर लेता है। अचानक एक स्टूडेंट गलती से उससे टकरा जाता है जब वो सो रहा था। ये स्टूडेंट जॉन है, एक बहुत ही दयालु लड़का। क्योंकि जॉन भला है, सियान उसे जाने देता है। लेकिन बदमाश जॉन को अपना नौकर समझते हैं, उससे काम करवाते हैं, अपने लिए चीजें लाने को कहते हैं और उसका मजाक उड़ाते और अपमानित करते रहते हैं। बेचारा जॉन कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो बहुत डरपोक है और डरता है कि कुछ और बुरा हो जाएगा। एक बार एक बदमाश जॉन पर चिल्लाता है क्योंकि वो गलत जूस लाया था, और जॉन बस माफी मांगता है और अगली बार और सावधान रहने का वादा करता है। जॉन जल्दी से अपनी गलती सुधारता है और क्लास में वापस आ जाता है। वहाँ वो कुछ चेक करने लगता है। ये कोई परीक्षा का शेड्यूल या क्लास का टाइम टेबल नहीं, बल्कि एक चार्ट है जिसमें हर स्टूडेंट का नाम और उनके फोन का ब्रांड लिखा था। एकमात्र स्टूडेंट जिसके फोन का ब्रांड नहीं लिखा वो सियान है। वे उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियान जवाब देने तक की परवाह नहीं करता। वो उन्हें अनदेखा करके चला जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जॉन वास्तव में स्टूडेंट्स के फोन चुरा रहा है और उन्हें स्कूल के सबसे बड़े बदमाश गैंग के लीडर को दे रहा है। ये बदमाश जॉन से पूछता है कि हाल ही में उनका माल क्यों कम हो रहा है। वो जॉन को चेतावनी देता है कि अगर उसने टारगेट पूरा नहीं किया तो वो भी दूसरों की तरह पिटाई का शिकार हो जाएगा। जब जॉन उसे बताता है कि केवल सियान का फोन बचा है, तो बदमाश तुरंत जॉन को मुक्का मारता है और उसे हर हाल में वो फोन लाने का आदेश देता है। जॉन टीचर्स रूम में घुस जाता है, सभी जब्त किए गए फोन ले लेता है और बाथरूम में जाता है, जहां वो सियान का फोन भी चुरा लेता है। बाद में जब सियान को अपना फोन नहीं मिलता तो वो जॉन से पूछता है। जॉन घबरा जाता है और बार बार कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ है। आखिरकार उसने सीधे तौर पर तो चुराया नहीं था, उसने बस टीचर्स के जब्त किए गए फोन्स में से लिया था। सियान देख लेता है कि जॉन कितना घबराया हुआ है और तुरंत समझ जाता है कि जॉन को दबाव में फोन चुराने के लिए मजबूर किया गया होगा। सियान को उस पर दया आती है और वो उस पर और दबाव नहीं डालता। इसी बीच जॉन मजबूरी में सियान का फोन बदमाश को दे देता है और चला जाता है, लेकिन अंदर से वो बेहद गिल्टी फील करता है। ये स्पष्ट है कि कुछ बुरा होने वाला है। जब जॉन सियान को फिर से देखता है तो वो उसके पास जाकर माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सियान उसे भी अनदेखा कर देता है, जैसे वो बाकी सभी को करता है। जॉन उसके पीछे भागता है, माफी मांगता है और कहता है कि खोए हुए फोन को लेकर वो गिल्टी फील कर रहा है। वो ये नहीं कहता कि उसने ही फोन लिया था, लेकिन सियान स्पष्ट कर देता है कि वो समझ गया है कि क्या हुआ था। सियान जॉन से कहता है कि वो एक डरपोक है और जब तक वो ऐसा ही रहेगा तब तक उसे पिटाई खानी पड़ेगी। जॉन इन शब्दों से गहराई से प्रभावित था और खुद को स्वीकार करता है कि वो वास्तव में एक डरपोक है। इसी बीच सियान की माँ खुश है, क्योंकि उसका बेटा उससे कुछ मांग रहा है, उससे एक नया फोन खरीदने के लिए कह रहा है। वो उसे बताती है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, भले ही उसने खुद ही फोन खो दिया हो। वो बस इस बात से खुश है कि वे बाहर जाकर साथ में कुछ समय बिता सकते हैं। ये स्पष्ट हो जाता है कि उस घटना के बाद से, जिसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा, सियान किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि अपनी माँ से भी नहीं। वो लोगों से जुड़ नहीं पाता और बिना स्ट्रॉन्ग नींद की दवाओं के सो नहीं पाता। मुझे पता है अब तक आप इस कहानी में खो चुके हैं, है ना? लेकिन अगर आपने अभी तक पहला सीजन नहीं देखा है तो सच में जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में मिल जाएगा। वैसे भी हिम्मत जुटाने के बाद सियान अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिलने जाता है, वही एक व्यक्ति जिसके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करता है, जो फिलहाल आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। सियान हमेशा इस दोस्त को मैसेज के जरिए अपने मन की बात बताता था
उसे बताता था कि वो किन चीजों से गुजर रहा है। अगले दिन जब सियान स्कूल वापस जाता है तो वो बदमाशों के एक ग्रुप को जॉन के साथ दोस्ती का नाटक करते देखता है, लेकिन असल में वे उसे परेशान कर रहे थे। इससे सियान की एक पुरानी याद ताजा हो जाती है। उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब उसे और उसके दोस्तों को परेशान किया जाता था। गुस्से से भरकर सियान कल्पना करता है कि वो अपना पेन उठाकर हमला करता है। पहले बदमाश को कंधे में मारता है, दूसरे को पैर में, और फिर बदमाशों के लीडर पर तेज और शक्तिशाली हमले करता है। उसकी कल्पना में उसकी हरकतें तेज और वायलेंट हैं, लेकिन पता चलता है कि ये सब उसके दिमाग में ही हुआ था। असल में जब बदमाशों का लीडर सियान को उकसाने की कोशिश करता है तो सियान बस एक बात कहता है, हटो, मुझे बस निकलना है। बदमाश डर जाता है और एक तरफ हट जाता है, सियान को बिना किसी और परेशानी के जाने देता है। बाद में जॉन सियान के पीछे आता है और माफी के तौर पर उसे एक जूस देता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसी ने उसका फोन लिया था। लेकिन सच कहूँ तो जॉन के पास कोई चारा नहीं था, उस पर बहुत दबाव था। फिर वो सियान से पूछता है कि क्या वे बदमाशों के खिलाफ लड़ने के लिए साथ मिल सकते हैं, लेकिन सियान मना कर देता है। उससे कहता है, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब तक तुम डरपोक रहोगे तब तक तुम हीरो नहीं बन पाओगे और उनका सामना नहीं कर पाओगे। जॉन इन शब्दों से गहराई से प्रभावित हुआ। उसी रात जब एक बदमाश जॉन को उनके द्वारा ऑर्डर किए गए कुछ ड्रिंक्स का बिल चुकाने के लिए फोन करता है, लेकिन जॉन इसे अनदेखा कर देता है। वो खुद ही पैसे चुकाकर एक अजीब इलाके में चला जाता है। वहाँ सियान उसे अपने हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स के साथ एक आर्केड के बाहर खड़े देखता है, लेकिन अंदर कहानी बिल्कुल अलग है। वो बदमाश एक व्यक्ति से मिलता है। ये स्पष्ट है कि वो किसी बड़ी गैंग का हिस्सा है। हमें पता चलता है कि अलग अलग स्कूलों के सभी बदमाश चोरी किए गए सामान जैसे फोन इस आदमी के पास लाते हैं। इन शॉर्ट वो उनका बॉस है, जिसे सेकंड इन कमांड के नाम से जाना जाता है। बदमाश गैंग लीडर जिन नाम के एक आदमी से मिलने की गुजारिश करता है, लेकिन सेकंड इन कमांड गुस्से में आकर एक और लड़के को पीटना शुरू कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने उनके खेल में दखल दिया था। बदमाश घबरा जाता है और अगला शिकार बनने से पहले ही तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जॉन फैसला करता है कि अब कार्रवाई का समय आ गया है। वो चुपके से बदमाश के रूम में घुस जाता है, स्टूडेंट से चोरी किए गए सभी फोन वापस चुरा लेता है और उन्हें हाथ से लिखे माफीनामे के साथ वापस रख देता है। जब सियान को इस बारे में पता चलता है तो वो हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि जॉन वास्तव में ईमानदार है। सब कुछ वापस करना एक बहादुरी भरा पहला कदम था, लेकिन ये कदम खतरनाक भी है। जब मेन बदमाश को पता चलता है कि उसका सारा माल चोरी हो गया है तो वो आग बबूला हो जाता है। वो उस क्लास में घुस जाता है जहाँ जॉन चुपचाप बैठा था और उसे बुरी तरह पीटने की तैयारी करता है। जॉन खुद को तैयार करता है। वो अपने दांतों की सुरक्षा के लिए अपने मुंह में ब्रेड डाल लेता है और कहता है, मैं तैयार हूँ। अचानक बदमाश जॉन को इतनी जोर से मारता है कि वो पीछे की दीवार से जा टकराता है, लेकिन इस बार जॉन माफी नहीं मांगता। वो अपना हाथ उठाता है, ये संकेत देता है कि वो अपनी जगह पर डटा रहेगा। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आसपास के स्टूडेंट जोर जोर से चीयर करते हैं। इसे स्कूल की लड़ाई की बजाय रेसलिंग मैच की तरह ट्रीट करते हैं। सियान चुपचाप ये सब देख रहा था। उसने कसम खाई थी कि वो कभी भी किसी लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन जब वो बुली को कुर्सी उठाकर जॉन पर वार करते देखता है तो सियान खुद को रोक नहीं पाता। वो बुली के हाथ से कुर्सी छीन लेता है और कहता है, तुम्हारी लड़ाई मेरे साथ है। इसी बीच स्कूल के बास्केटबॉल टीम में सैम, वाइस कप्तान, अपने साथियों को जुटाने की कोशिश कर रहा था। उनका पुराना कप्तान पार्क वापस आने वाला है और सैम को उम्मीद है कि वे फिर से कंपटीशन करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथी हिचकिचा रहे थे, बुलीज की धमकियों से डरे हुए। कोई भी जो फिर से पढ़ाई या कंपटीशन करेगा उसे पीटा जाएगा। सैम फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका। वो खुद बुलीज का सामना करने की योजना बनाता है। इसी बीच लड़ाई में मेन बुली सियान को एक बार फिर दूसरी बार मुक्का मारता है, लेकिन तीसरी बार जब वो मारता है तो सियान बुली को पकड़कर जमीन पर पटक देता है और वो बिल्कुल ध्वस्त दिखाई देता है। हमें एहसास था कि हालांकि सियान अविश्वसनीय रूप से मजबूत है, वो वास्तव में किसी से लड़ना नहीं चाहता। बुली इस हिचकिचाहट का फायदा उठाने की कोशिश करता है, फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अब हम उसकी आंखों में डर देख सकते हैं। उसी पल सैम बीच में आता है, बुली को चेतावनी देता है कि वो पीछे हट जाए, नहीं तो उसे गंभीर रूप से पछताना पड़ेगा। बुली सैम पर चिल्लाता है, तुम तो बस पार्क के स्टैंड इन हो, एक नोबडी, बोलो मत। ये सुनकर सियान को गुस्सा आ जाता है।
वो सबके सामने एक शक्तिशाली मूव करता है और बुली को चेतावनी देता है, अगली बार ये मूव तुम्हें लगेगी और तुम्हारा अंत कर देगी। ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। सियान तेज और मजबूत दोनों है। बुली पूरी तरह से अपमानित महसूस करता है और लड़ाई खत्म करने का फैसला करता है। वो अपनी गैंग को इकट्ठा करता है और चला जाता है। इसके बाद सैम सियान से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सियान उसे अनदेखा कर देता है। जॉन को उसका चश्मा देता है और उसके घावों का इलाज करने के लिए उसे ले जाता है। सैम बहुत नाराज हो जाता है, खासकर जब सियान उससे निपटने या उसके ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर देता है। जहाँ तक जॉन की बात है, वो सियान के साथ डॉक्टर के पास जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसने पहले भी इन घटनाओं की रिपोर्ट टीचर्स को की थी और टीचर्स को पता चल गया था कि बुलीज ही इस सब के पीछे थे। जवाब में उसने और उसकी गैंग आकर उन्हें पीट देते हैं और ऐसा बार बार होता है। जॉन फिर सियान को अपने ग्रुप के रूम में ले जाता है, अपना फर्स्ट एड किट साथ लेकर, क्योंकि वो लंबे समय से अपने घावों का इलाज खुद करने का आदी हो चुका था। बेचारा लड़का वास्तव में लंबे समय से अपने बोझ खुद ढो रहा था। जब सियान ने जॉन से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, भले ही वो जानता था कि उसे पिटाई खानी पड़ेगी और स्कूल में घसीटा जाएगा, जॉन ने बस उसे बताया कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। वो डरपोक बनकर जीना और मरना नहीं चाहता था और वो बुली और उसकी गैंग से तंग आ चुका था। जब सियान ने जॉन के दोस्तों को उसकी चिंता में उसकी ओर दौड़ते देखा, तो उसने उन्हें अकेला छोड़ने और चुपचाप वहाँ से चले जाने का फैसला किया। इसी बीच सैम ने स्कूल के 3 परेशान करने वाले स्टूडेंट्स को सियान के बारे में बात करते सुना। उसने उनसे पूछा उन्हें उसके बारे में क्या पता है, और उन्होंने बताया कि जब से बुली ने सियान की निडर आंखें देखी हैं, इतनी स्थिर और बहादुर, किसी मूवी हीरो से भी ज्यादा मजबूत, वो सियान के पिछले इतिहास की खोजबीन करने लगा है। पता चला कि सियान ने एक गंभीर अपराध किया था। यही वजह थी कि उनके ट्रबल मेकर स्कूल के अलावा कोई भी स्कूल उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। ये सब सुनने के बावजूद सैम ने उन्हें अपने क्लासमेट के बारे में बुरा बोलने से मना किया, क्योंकि इससे उसे चोट पहुंच सकती है। बाद में जब बुली आकर पूछता है कि सैम उनसे क्या चाहता था, तो वे उसे सब कुछ बता देते हैं। तभी बुली ने फैसला किया कि उसे सियान और सैम के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना होगा, एक पत्थर से 2 शिकार। जॉन तुरंत सियान के पीछे भागता है, उसे कुछ दवा देता है जो उसे सोने में मदद करेगी, क्योंकि उसने देखा था कि सियान सिर्फ स्कूल में ही ठीक से सो पाता है। उस रात अपनी नियमित नींद की गोलियों के बजाय सियान ने जॉन द्वारा दी गई दवा आजमाने का फैसला किया, और शुक्र है ये काम कर गई, उसे शांति से सोने दिया। अगले दिन जब वे एक साथ लंच कर रहे थे, तो सियान जॉन को धन्यवाद देता है और बताता है कि दवा ने वास्तव में मदद की। जॉन बेहद खुश था और वे दोनों एक साथ बैठकर अपना समय एंजॉय करते हैं। जॉन यहाँ तक कहता है कि ये पहली बार है जब वो बिना डर या तनाव के स्कूल आया है, आखिरकार सामान्य रूप से अपना भोजन कर पा रहा है। अचानक बुली आकर उनके साथ बैठ जाता है, दोस्ती का नाटक करता है। सियान तुरंत उसे दूर रहने को कहता है, लेकिन ये स्पष्ट है कि बुली ये छाप बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो और सियान करीबी दोस्त हैं। वो सियान के मन में शक के बीज बोने की भी कोशिश करता है। उसे बताता है कि सैम एक शेडी व्यक्ति है जो सियान के पास्ट हिस्ट्री की जांच कर रहा है और ये अफवाह फैला रहा है कि वो एक हत्यारा है। बुली एक अच्छे आदमी होने का नाटक करता है, कहता है कि वो किसी भी बुरी बात पर विश्वास नहीं करता। बाद में वो सैम के खिलाफ अपनी योजना जारी रखता है। जब जॉन अपने दूसरे क्लासमेट्स को चेक करने वापस जाता है, तो अचानक बुली और उसकी गैंग उसे पकड़ लेती है और उसके साथ चलने को कहती है। इसी बीच जब सैम की टीम प्रैक्टिस के लिए अपने रूम से निकलती है, तो बुली मौका पाकर उनके रूम में घुस जाता है और पूरी जगह तबाह कर देता है। वो जो कुछ भी तोड़ सकता है तोड़ देता है, जो नहीं तोड़ सकता फाड़ देता है, और यहाँ तक कि उनकी तस्वीरों को सिगरेट से जला देता है। वो अंदर की हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसी बीच सियान देखता है कि क्लास शुरू हो चुकी है और जॉन अभी तक नहीं आया है, जिसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। जब सियान ये बात टीचर को बताता है, तो टीचर बेपरवाही से जवाब देता है, उसे क्या हो सकता है। सच कहूँ तो इस स्कूल के टीचर्स को वास्तव में कोई अंदाजा नहीं था कि उनके स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा था। इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। लंबे समय के बाद सियान ने वास्तव में किसी के लिए चिंता महसूस की। जब उसने जॉन को फोन किया, तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। ठीक उसी समय बुली अचानक प्रकट हुआ, एक गार्डियन एंजल की तरह नाटक करते हुए। उसने सियान को बताया कि उसने सैम और अन्य लड़कों को जॉन को उनके कमरे में ले जाते देखा था, और भगवान ही जानता था कि आगे क्या हुआ होगा। सियान तुरंत जिम रूम की ओर भागा, जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, और उसने जॉन को एक लॉकर के अंदर बंद पाया। इसी बीच
बुल्ली ने एक और कमजोर कड़ी ढूंढ ली और उसे सैम के पास भेज दिया, ये दावा करते हुए कि सियान ने संदेश भेजा था और लड़ाई चाहता था। उसने सैम को बताया कि सियान बुल्लीज के साथ मिल गया था और उन्होंने उसे बर्बाद करने की कसम खाई थी। और किसी भी गर्म मिजाज एथलीट की तरह जिसके पास कोई वास्तविक सोच विचार नहीं होता, सैम ने सियान को सबक सिखाने का फैसला किया, खासकर जब उसने उसे अपने ही तबाह कमरे से बाहर आते देखा। इसी बीच बुल्ली अपनी गैंग के साथ एक योजना पर काम कर रहा था। वे सैम और सियान को एक दूसरे से लड़वा कर थका देंगे, फिर वे नायक बनकर उभरेंगे और दोनों को खत्म कर देंगे। जॉन और सियान साथ साथ चल रहे थे और हालांकि जॉन ने उस विशेष सड़क से न जाने की विनती की जो लड़ाइयों, गैंग्स और पुलिस निगरानी से बाहर होने के लिए कुख्यात थी, सियान बिना किसी चिंता के चलता रहा। आखिरकार सैम प्रकट हुआ, सियान को आवाज लगाते हुए और कहते हुए, चलो इसे निपटाते हैं। सियान ने शांति से लड़ाई के लिए हामी भर दी, खासकर जब उसने देखा कि सैम कितना गुस्से में था और सुनने को तैयार नहीं था। सियान ने अपना बैग गिरा दिया और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों मजबूत और तेज थे, खासकर सियान, जिसने अपने बैग से एक पेन निकाला और सैम पर हमला बोल दिया। लेकिन सैम भी उतना ही तेज था। लड़ाई आगे पीछे होती रही जब तक कि बुल्ली और उसके साथी नहीं आ गए। तभी सियान, सैम और जॉन अप्रत्याशित रूप से एक टीम बन गए, साथ मिलकर वापस लड़ने लगे। बुल्ली ने सियान पर ध्यान केंद्रित किया, उसे नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सियान की गति ने इसे मुश्किल बना दिया। ठीक जब वो अंतिम प्रहार करने वाला था, दूर से एक आवाज गूंजी, बस करो। स्टाइलिश शॉर्ट्स पहने एक लड़का अंदर आया, बुल्ली पर एक ही वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। वो पार्क था। अब पार्क सिर्फ स्कूल में ग्रुप का लीडर ही नहीं था, बल्कि वो अकेला था जो बुल्लीज का सामना करने की हिम्मत रखता था। वो वास्तव में दयालु लड़का था, लेकिन अविश्वसनीय रूप से मजबूत भी। जब सैम ने उसे देखा तो उसने उसे डांटा, ये कहते हुए कि जब से पार्क चला गया था वे उन परेशान करने वालों की वजह से कोई भी कंपटीशन नहीं जीत पाए थे। जब बुलीज में से एक ने पार्क पर हमला करने की कोशिश की, पार्क ने आसानी से उससे बचकर उसे नीचे गिरा दिया। गैंग के बाकी सदस्य पीछे हट गए और भाग निकले। सैम ने सियान से बात करने की कोशिश की, लेकिन सियान ने जवाब नहीं दिया। पार्क ने सैम से सियान से माफी मांगवाई, उसे परेशान करने के लिए। फिर भी पार्क चला गया। उसे याद आया कि कैसे सैम ने कहा था कि उसने उनके ग्रुप को बर्बाद कर दिया था। उसे वो पल भी याद आया जब उसने पेन उठाया और लगभग सैम पर हमला कर दिया था, एक ऐसा पल जिसे वो फिर से जीना नहीं चाहता था। इसी बीच जॉन उसके बगल में बैठ गया, खुश था कि आखिरकार कोई उसकी रक्षा करने वाला है, लेकिन सियान को कोई शांति या खुशी महसूस नहीं हुई। अगले दिन पार्क पूरी ऊर्जा के साथ स्कूल लौटा। सच में कोई नहीं जानता कि वो इतना खुश क्यों है, लेकिन सभी ने उसका स्वागत खुशी खुशी किया। मैं आपको बता दूं, पार्क की मौजूदगी में बुलिंग की कोई इजाजत नहीं थी। उसने कभी लड़ाई नहीं की या लोगों को नहीं पीटा, लेकिन सभी उसका सम्मान करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर वो चाहे तो किसी को भी कुचल सकता है। केवल एक व्यक्ति उसका सामना कर सकता था, सैम, उसका वफादार और करीबी दोस्त। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि पार्क को कुछ शरारत के कारण कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। सैम उसकी वापसी से उत्साहित होकर उसके साथ मजाकिया लड़ाई शुरू कर देता है, उसे छोड़कर जाने के लिए दोषी ठहराते हुए। वे मजाक में लड़ते रहे जब तक कि सियान कमरे में नहीं आ गया। पार्क ने उससे पूछा, तो क्या हम कल की लड़ाई जारी रखेंगे या क्या? लेकिन सियान ने कहा, चलो, प्रिंसिपल ने हमें बुलाया है। जब वे प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुँचे तो उन्हें पता चला कि बुलीज में से एक ने उनकी शिकायत की थी, उन पर आरोप लगाते हुए कि वे उस पर गैंग बनाकर हमला कर रहे थे। और हमेशा की तरह प्रिंसिपल, जो अपने स्टूडेंट से पूरी तरह कटा हुआ था, मान गया कि पार्क और अन्य गलत थे। उसने उन्हें सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस के कागजात दिए। सैम ने विरोध किया, कहा कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, और सियान ने भी दोष स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ये जोर देकर कहा कि वे निर्दोष है। लेकिन पार्क ने बस उनके सिर पर हाथ रखा, उन्हें झुकाया और प्रिंसिपल से माफी मांगी। हैरानी की बात ये थी कि पार्क कम्युनिटी सर्विस करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद सियान ने पार्क से कहा, कभी भी मेरे सिर पर हाथ न रखना, हम दोस्त नहीं हैं। पार्क, हमेशा की तरह शरारत करने वाला, अपने हाथ से सियान के बाल सहलाता है और कहता है, आ जाओ, आराम करो। फिर सियान का हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख देता है, ये दिखाने की कोशिश करता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। सैम ने जल्दी से बीच बचाव कर लिया, इससे पहले कि सियान अपना आपा खो दे और शायद एक वास्तविक अपराध कर बैठे। इसके बाद जॉन सियान के साथ बैठ गया। उसने उसे बताया कि बुलिंग सिर्फ स्कूल के उस एक लड़के और उसके छोटे मोटे गुंडों तक सीमित नहीं थी।
वे लोग असली समस्या के सामने कुछ भी नहीं थे। ये उससे कहीं बड़ा था। हर स्कूल का अपना बुलीज का ग्रुप था, लेकिन वे सभी एक बड़े संगठन के अधीन थे जिसका नेतृत्व जिन ताई नाम के एक लड़के ने किया था। जिन ताई ने लगभग सभी हाई स्कूलों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, सिवाय उनके स्कूल के। और उनका स्कूल सिर्फ इसलिए सुरक्षित था क्योंकि पार्क था, जिसकी हिम्मत के कारण कोई उसे चुनौती नहीं देता था। अगर पार्क नहीं होता तो उनका स्कूल बहुत पहले ही जिन ताई के शासन में आ चुका होता। तभी हमें वास्तव में समझ आता है कि पार्क इतना सम्मानित व्यक्ति क्यों है। लोग उसे पसंद करते हैं और उससे डरते हैं, और इसका अच्छा कारण है। इसी बीच सियान की माँ उसे स्कूल से लेने आई। उसने उसे बताया कि उसने सुना उसे सजा मिली है और उससे और परेशानी न खड़ी करने को कहा। ये स्पष्ट था कि उनके बीच कोई वास्तविक संवाद या जुड़ाव नहीं था। इसी समय हमने देखा कि स्कूल का बुली जिन ताई के गैंग हेडक्वार्टर में यूनियन मेंबर्स द्वारा बुरी तरह पीटा जा रहा था। वे गुस्से में थे क्योंकि वो पार्क की गैरहाजिरी में स्कूल पर कब्जा करने में विफल रहा था। पता चला कि बुली खुद भी टॉप डॉग नहीं था, अब उसे ही धमकाया जा रहा था। उसने जिन ताई से एक और मौका मांगा, लेकिन जिन ताई ने मना कर दिया और अपने आदमियों को उसे पीटने का आदेश दिया, इससे पहले कि उसे गैंग से बाहर फेंक दिया जाए। बाद में जिन ताई ने अपने सेकंड इन कमांड को फोन किया, उसे चिंता न करने को कहा और कहा कि वो नए लड़के को संभाल लेगा। अगले दिन स्टूडेंट कम्युनिटी सर्विस में बच्चों के साथ खेल रहे थे, मजाक कर रहे थे और अच्छा समय बिता रहे थे। हमेशा की तरह पार्क सबसे ज्यादा एनर्जेटिक था। सियान ने उन्हें अलग नजरिए से देखना शुरू किया। वे बुरे बिल्कुल नहीं थे, वे उसे अपने पुराने दोस्तों की याद दिलाते थे। लेकिन फिर पार्क ने गलती से सियान पर खाना गिरा दिया, इसलिए सियान साफ करने के लिए बाथरूम चला गया। जब वो बाहर आया तो एक अजीब लड़का उसका इंतजार कर रहा था। उसने सियान से पूछा कि क्या ये उसका नाम है, फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी फोटो खींच ली। उसने दावा किया कि वो यूनियन गैंग का सेकंड इन कमांड है और सियान को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी। लेकिन सियान मजबूत था और हर प्रहार को ब्लॉक कर दिया। वो लड़का बाथरूम से बाहर निकल गया, ये कहते हुए हम निश्चित रूप से फिर मिलेंगे। बाहर वो सीधे पार्क से टकरा गया, जिसे उसके दोस्तों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश पसंद नहीं आई। लड़के ने पार्क को उकसाने की कोशिश की, लेकिन पार्क ने शांति से चेतावनी दी कि अगर उसने उसके किसी दोस्त को छुआ तो वो और उसका बॉस दोनों पछताएंगे। फिर वो सियान को चेक करने के लिए अंदर दौड़ा, जो हमेशा की तरह ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा अभिनय कर रहा था। इसी बीच देश के एक टॉप हाई स्कूल में एक समारोह आयोजित किया जा रहा था, जिसमें एक टॉपर स्टूडेंट को सम्मानित किया जा रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि जिन ताई ही था। हाँ, वही जिन ताई जो गैंग का नेतृत्व करता है। गैंग लीडर होने के बावजूद वो स्कूल में भी स्टडीज में अच्छा था। समारोह के दौरान उसे पुराने बुल्ली से एक संदेश मिला, जो उसे बकाया पैसे देना चाहता था और एक रिमोट लोकेशन पर मिलने के लिए कहा। जिन ताई ने हामी भर दी और मिलने की जगह पर पहुंच गया, लेकिन ये एक जाल था। बुल्ली अपने गुंडों को लेकर आया था और जिन ताई को नीचा दिखाने की योजना बना रहा था। इससे पहले कि वो धमकी भी दे पाता, जिन ताई ने तेज गति और ताकत से उन सभी को पीटा। हालांकि उनके पास हथियार थे, लेकिन वे उसके मुकाबले कुछ नहीं थे। उसने उन सभी को पीटा और पूर्व बुल्ली से कहा कि अगर उसने उसे फिर से देखा तो वो उसे अच्छी तरह से खत्म कर देगा। इसी बीच जिन ताई को अपने सेकंड इन कमांड से सियान की फोटो मिल चुकी थी। दिन के अंत में पार्क ने अपने सभी दोस्तों को बाहर ले गया, सिवाय सियान के, जो चुपचाप अकेले ही निकल गया और अपने चिड़चिड़े पिता के रेस्तरां की ओर चल पड़ा, जो किसी की भी परवाह नहीं करता था, न ग्राहकों की, न अपने बेटे की, न ही खुद की। बाद में सैम ने पार्क को जॉन की बहादुरी के बारे में बताया, जिसने बुली और उसकी गैंग का अकेले सामना किया था। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन ने वास्तविक साहस के साथ उनसे लड़ाई लड़ी थी। पार्क प्रभावित हुआ और उससे कहा, अब से तुम मेरे दोस्त हो। मुझे बहादुर और मजबूत लोग पसंद है। जहाँ तक सियान की बात है, वो हमेशा की तरह आईसीयू में अपने दोस्त से मिलने गया। वहाँ रहते हुए पार्क ने फोन किया और उसे लंच के लिए फिर से आमंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन सियान ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने पार्क से कहा कि वो उसे फिर से कॉल न करे। जब सियान अपने दोस्त के हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठने गया तो उसे सेकंड इन कमांड वहाँ पहले से ही बैठा मिला, उसका मजाक उड़ाते हुए। उस पल सियान की आंखें गुस्से से भर गईं और उसने उसे चेतावनी दी कि चीजें बदतर होने से पहले वहाँ से चला जाए। लेकिन वो लड़का उसे उकसाता रहा, ये कहते हुए कि अगर सियान को वास्तव में अपने दोस्तों की परवाह है और वो उन्हें खोना नहीं चाहता तो उसे उसके पीछे आना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल किसी के मारे जाने की सही जगह नहीं थी। सियान उसके पीछे चला गया और वे एक अजीब जगह पर पहुंच गए,
जो गुंडों और सड़क के बदमाशों से भरी हुई थी। सियान ने सोचा कि वो अभी वहीं सेकंड इन कमांड से लड़ने वाला है, लेकिन इसके बजाय वो लड़का उसे एक दरवाजे तक ले गया और उसे अंदर जाने को कहा। फिर वो चला गया। सियान ने अंदर कदम रखा और जिन ताई को शांति से पढ़ाई करते हुए और मैथ्स की समस्याएं हल करते हुए पाया, जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा हो। उसने सियान की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। सियान ने आवाज उठाई और कहा, तुमने मुझे जिस भी कारण से यहाँ बुलाया है, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों से दूर रहो। जिन ताई ने जवाब दिया, ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों के पास नहीं जाऊंगा, ना ही उन नए दोस्तों के पास जिन्हें तुमने अभी बनाया है, ना ही आईसीयू वाले के पास। लेकिन बदले में उसने सियान से पार्क और उसके दोस्तों से दूर रहने को कहा। सियान मान गया। जाने से पहले सियान ने जिन ताई की एक मैथ प्रॉब्लम हल करने में भी मदद की, फिर बाहर चला गया। उस समय जिन ताई को एहसास हुआ कि सियान का पार्क के करीब होना सही नहीं होगा और उसने कार्रवाई करने का फैसला किया। उसने पार्क के पिता के रेस्तरां में हंगामा खड़ा कर दिया। जब पुलिस ने पार्क को फोन किया, वो वहां पहुंचा तो पता चला कि उसके पिता ने कुछ टीनेजर्स को खाना और ड्रिंक्स बेच दिया था जो नाबालिग निकले, और उन टीनेजर्स ने खुद ही रेस्तरां की शिकायत कर दी थी। जब पार्क ने उनके चेहरे पर अहंकारी भाव देखा तो उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उनमें से एक ने उसे बताया कि जिन ताई ने उन्हें एक संदेश देने का आदेश दिया था। पार्क को उससे मिलना चाहिए। जिन ताई ने फिर सीधे पार्क को फोन किया, उसे बताते हुए कि खेल अभी शुरू हुआ है। अगले दिन पार्क स्कूल आया, स्पष्ट रूप से परेशान। उसे समझ आ गया था कि जिन ताई उनके रिश्ते की वजह से उसके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। चीजें और खराब हो गई जब सियान ने सभी को बताया कि जिन ताई नाम के एक लड़के ने उसे पिछली रात बुलाया था। उसने कहा कि वो ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वो अब उनके साथ जुड़ाव नहीं रखना चाहता था। वो चाहता था कि चीजें वैसी ही हो जाएं जैसी पहले थी। पार्क को समझ आया कि सियान डरा हुआ है। उसने ऐसा नाटक किया जैसे ये कोई बड़ी बात नहीं थी और कहा, कोई बात नहीं, हम तुम्हें फिर से परेशान नहीं करेंगे। लेकिन जिन, एक और दोस्त, सियान के पीछे भागा और उसे बताया कि पार्क का वास्तव में ये मतलब नहीं था कि वे दोस्त बनना बंद कर दें। फिर भी सियान ज्यादा कुछ नहीं कह पाया। उसने बस उससे कहा, मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है, मैं किसी के साथ नहीं रहना चाहता। ये स्पष्ट था कि वो उदास और अकेला था। जब सियान स्कूल से घर जा रहा था तो एक अन्य स्कूल के 3 लड़के उसके पास आए, उसकी फोटो हाथ में लिए हुए। वे जिन ताई के लिए काम करते हुए लग रहे थे, लेकिन सियान ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और बिना कुछ कहे चला गया। बाद में जब सभी घर जा रहे थे, पार्क ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे कुछ जरूरी काम है और चला गया। इससे सिर्फ जॉन और सैम बचे और हमें पता चला कि पहले वाले 3 लड़के वास्तव में उनके पीछे थे। वे जॉन और सैम का एक सुरंग तक पीछा करते रहे। फिर सेकंड इन कमांड प्रकट हुआ और अचानक हमला बोल दिया। सैम ने तुरंत उसे पहचान लिया। उनकी पहले भी लड़ाई हो चुकी थी। तब सैम हार गया था और उसका घुटना टूट गया था, इसलिए अब सेकंड इन कमांड ने कहा कि लड़ाई सिर्फ उसके और सैम के बीच थी। सैम ने जॉन से भागने को कहा और जॉन भाग गया। 2 लड़के उसके पीछे भागे। जॉन होशियार होकर उनसे आगे निकल गया और उनसे बच गया। छिपकर तब तक इंतजार किया जब तक वे हार नहीं मान गए। फिर उसने पार्क को फोन करने की कोशिश की, लेकिन पार्क का फोन स्विच ऑफ था, इसलिए जॉन ने तुरंत सियान को फोन किया। जब सियान ने फोन नहीं उठाया तो उसने उसे मैसेज कर दिया। सियान को मैसेज समझ नहीं आया, इसलिए उसने जॉन को वापस कॉल करके पता करने की कोशिश की। जॉन ने इसे हल्के में लेने की कोशिश की, कहा कि वो बस ये जानना चाहता था कि क्या सियान अभी तक स्कूल से निकला है। लेकिन इससे पहले कि कॉल आगे बढ़ पाती, वे 2 गुंडे जॉन को देख लेते हैं और फिर से उसका पीछा करने लगते हैं। सियान ने बैकग्राउंड में उनकी आवाजें सुनी और तुरंत समझ गया कि उसके दोस्त खतरे में हैं, इसलिए वो मदद के लिए दौड़ पड़ा। इस बीच पार्क जिन ताई द्वारा दिए गए स्थान पर पहुंचा और वहां कुछ किशोरों को आवारागर्दी करते पाया। जब उसने उनसे रास्ता पूछा तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए पार्क ने उनकी पिटाई की और अंदर जाकर जिन ताई को ढूंढा, जो एक बार फिर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उनकी गंभीर बातचीत हुई और ये स्पष्ट हो गया कि वो लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं। ये सभी हमले, धमकियां, ये जिन ताई का पार्क को यूनियन गैंग में शामिल करने, उसे अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाने का तरीका था। लेकिन पार्क ने मना कर दिया। उसने कहा कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, मना करता रहेगा। तभी जिन ताई ने खुलासा किया, तुम्हारे दोस्त पहले से ही मेरे आदमियों के कब्जे में हैं। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो जल्दी करो। जैसे ही पार्क बाहर निकला, उसने जिन ताई के आदमियों को अपना इंतजार करते पाया। उसने एक पल भी नहीं सोचा।
वो सीधे उनके साथ भयंकर लड़ाई में कूद पड़ा। इस बीच इनकमांड और उसके साथियों ने जॉन और सैम को स्कूल की छत पर ले जाकर उन्हें घेर लिया, जहां सैम और दूसरे इनकमांड के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। ये लड़का एक दानव था, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। उसके प्रहार इतने जबरदस्त थे कि एक मुक्का ही किसी को बेहोश करने के लिए काफी था। लेकिन सैम लड़ता रहा, बस उसे जितना संभव हो रोके रखने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जिनताई बाहर आया और उसने अपने आखिरी 2 आदमियों को पार्क को जाने देने का आदेश दिया। फिर पार्क अपने दोस्तों को बचाने के लिए भाग निकला। उसी समय सियान भी पागलों की तरह अपने दोस्तों को ढूंढ रहा था। इनकमांड घमंड से भरा हुआ सैम की पिटाई करते हुए सोशल मीडिया पर लाइव भी चला गया था। सैम मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था और जॉन की हालत भी बेहतर नहीं थी। अचानक छत का दरवाजा जोर से खुला। सियान अंदर आया, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। जब उसने अपने दोस्तों की बुरी हालत देखी, चोटें, खून से लथपथ, शरीर पर एक भी जगह सही नहीं, उसके अंदर कुछ टूट गया। और इस तरह सियान और इनकमांड के बीच लड़ाई शुरू हुई। हमेशा की तरह सियान ने लड़ने के लिए अपने सिग्नेचर वेपन, एक पेन का इस्तेमाल किया। लेकिन ये लड़का मजबूत था। उसने सियान से पेन छीन लिया। प्रहार पर प्रहार, वार पर वार, लड़ाई निर्मम थी। आखिरकार सियान उसके चश्मे को छीनने में सफल रहा। एक हिस्सा तोड़कर उसकी टांग में घोंप दिया। फिर उसने उसकी टांग को जोर से दबाकर रखा, जिससे वो हिल भी नहीं सका। लड़ाई जारी रही। समय समय पर सियान उसके घाव को दबाता, उसे और कमजोर कर देता। ये एक क्रूर लड़ाई थी, लेकिन सियान की गति और बुद्धिमत्ता ने उसे बढ़त दिलाई। उसने लगातार कई शक्तिशाली प्रहार किए। जैसे ही इनकमांड अंतिम प्रहार के लिए हाथ उठाया, सियान ने उसके सिर को उसकी घायल टांग पर जोर से मारा, जिससे वो स्तब्ध रह गया। इससे सियान को बार बार प्रहार करने का मौका मिला, जब तक कि वो जमीन पर गिर नहीं गया। सियान भी गिर पड़ा, पूरी तरह से थक चुका था। आखिरकार सायरन की आवाज सुनाई दी। पार्क पुलिस के साथ पहुंचा, सियान को देखने के लिए दौड़ा कि क्या वो ठीक है। उस पल ने पार्क के मन में एक याद ताजा कर दी, जब सियान उसके साथ बैठा था, सैम को जॉन को सेल्फ डिफेंस सिखाते देख रहा था। पार्क ने सैम के मूव्स की आलोचना की थी, कहा था कि वे बहुत धीमे हैं और उनमें सुधार की जरूरत है। उसने सियान से कहा था कि वो खुद जॉन को ट्रेन करे, लेकिन सियान ने जवाब दिया, मैं अब किसी को ट्रेन नहीं करता। सियान का एक दोस्त था जिसे उसने मार्शल आर्ट सिखाई थी। कुछ भयानक हुआ और सियान तब से पछतावे में जी रहा था। उसने कसम खाई थी कि वो फिर कभी किसी को नहीं सिखाएगा, क्योंकि उस घटना से उसने बहुत कुछ खोया था। याद से बाहर आते हुए सियान ने खुद को पार्क के घर पर आराम करते पाया। पार्क उसके बगल में बैठा था। वे शांति से बातें करने लगे। सियान ने उसे बताया, मैं लड़ना नहीं चाहता। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे तो हम एक एक करके लोगों को खोते रहेंगे, जब तक कि कुछ भयानक नहीं हो जाता और हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। ये शब्द पार्क को गहराई से छू गए। उसने तुरंत जिनताई को फोन किया और कहा, मैं तुमसे हार गया। जिनताई इतना हैरान हुआ कि वो जवाब भी नहीं दे पाया। पार्क ने उसे बताया, हाँ, यही तो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। मैं हार मानता हूँ। मैं तुम्हारी जो भी शर्त होगी मानने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे, मेरे दोस्तों से और जिनकी मुझे परवाह है उन सबसे दूर रहोगे। इस बीच इनकमांड का अस्पताल में इलाज होने और पुलिस को बयान देने के बाद जब वो स्टेशन से बाहर निकला तो जिनताई को अपना इंतजार करते पाया। वे अपने एक अड्डे पर गए और जिनताई ने उससे पूछा, तो तुमने पुलिस को क्या बताया? वो लड़का कड़वाहट से भरा था। तुमने मेरे घाव के बारे में तक नहीं पूछा, उसने कहा। मैंने सोचा था कि इस गंदे काम के बाहर हम दोस्त हैं। स्पष्ट रूप से आहत होकर उसने जिनताई को बताया कि उसने पहले ही मामला बंद कर दिया है और वो अब उसके साथ काम नहीं करेगा। उसने जिनताई से कहा कि वो उसे फिर न ढूंढे। ये स्पष्ट घोषणा थी कि वो गैंग छोड़ रहा है। अगले दिन जब जिनताई स्कूल से घर जा रहा था, एक संदिग्ध कार उसके बगल में आकर रुकी। 2 मजबूत दिखने वाले आदमियों ने बाहर झांका और उससे कहा, अंदर आओ, बिग बॉस तुमसे मिलना चाहता है। जिनताई ने जवाब दिया, मैं उसे बाद में फोन करूंगा, लेकिन इससे वे नाराज हो गए। एक आदमी उसे पीटने के लिए बाहर निकला, लेकिन जिनताई, हमेशा की तरह मजबूत, ने उसे आसानी से नीचे गिरा दिया। यहाँ तक कि जब दूसरा आदमी कार से बाहर निकला, जिनताई बहुत तेज और स्किल्ड था। उसने आसानी से अपने मूव से दोनों को नीचे गिरा दिया। वे उसे छू तक नहीं पाए। उसने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि तुरंत चले जाएं और वो खुद बॉस को फोन करके पूछ लेगा कि वो क्या चाहता है। अगले दिन हम सियान को स्कूल जाते देखते हैं। जैसे ही वो पहुंचा, उसने पार्क को सैम और जॉन के साथ बैठे देखा। सभी उसका इंतजार कर रहे थे और उनके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी।
पार्क ने तुरंत सियान के काम में दखल देना शुरू कर दिया। सियान चाहे जहाँ भी बैठने की कोशिश करता, पार्क पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके उसके पीछे पीछे चला आता, हर कोने में प्रकट होता, जब तक कि उन्होंने आखिरकार उसे अपने मजे में शामिल होने के लिए राजी नहीं कर लिया। हंसी, चिढ़ाना और मजाक चलता रहा। पार्क हमेशा की तरह ऊर्जा से भरा हुआ, जीवन और उत्साह से परिपूर्ण। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, पार्क ने उन्हें बताया कि अब वे सभी दोस्त हैं और उन्हें एक दूसरे से कोई राज नहीं रखना चाहिए। उसने कहा कि साथ मिलकर वे किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं। लेकिन इस गर्मजोशी भरे पल के बीच ही पार्क को पुलिस स्टेशन से फोन आया और उसका पूरा चेहरा बदल गया। उसने एक बहाना बताया और जल्दी से चला गया। पता चला कि जिन लड़कों ने उसके पिता के साथ सारी परेशानी खड़ी की थी, उन्होंने अपने बयान बदल दिए थे। अब उनका दावा था कि पार्क के पिता जानते थे कि वे नाबालिग हैं और फिर भी उन्होंने उन्हें ड्रिंक्स बेचे जब उन्होंने उन्हें अधिक पैसे की ऑफर की। नतीजतन उसके पिता को फिर से जेल भेज दिया गया। पार्क आग बबूला हो गया। फिर उसे जिनताई से एक मैसेज मिला जिसमें उसने स्वीकार किया कि वो इस सब के पीछे था। जब पार्क ने बाद में उन्हीं लड़कों को हंसते देखा, उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने उनका पीछा किया और बेरहमी से पीटा। जब ये बात जिनताई तक पहुंची तो उसने अपने आदमियों से कहा, कोई पार्क पर हाथ नहीं उठाएगा। लेकिन फिर वो खुद उनके मिलने की जगह पर गया और वहाँ पूरे ऑपरेशन के असली नेता, बिग बॉस के टॉप आदमियों को इंतजार करते पाया। जैसे ही जिनताई बॉस के ऑफिस में घुसा, उसने अहंकारपूर्ण व्यवहार किया और उसे जाने देने की मांग की। लेकिन बॉस का सहायक गुस्से में और तनावग्रस्त ग्लास तोड़कर उसे चेतावनी दी कि अगर पुलिस शामिल हो गई और चीजें कंट्रोल से बाहर हो गई तो जिनताई सबसे पहले पछताएगा। फिर वो बाहर चला गया, जिनताई को वहीं खड़ा छोड़कर। इस बीच सियान का आमना सामना होने वाला था। उसकी माँ बाहर उसका इंतजार कर रही थी, गुस्से में। उसने उसे डांटा, कहा कि वो जानती है कि वो क्लास बंक रहा है और उसके ग्रेड बहुत गिर गए हैं। उसने उसे बताया कि उसने उसे विदेश के स्कूल में ट्रांसफर करने का फैसला किया है और वे दोनों कोरिया छोड़ देंगे। सियान ने विरोध किया। वो रुकना चाहता था, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि पिछले स्कूल में उसके और उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती थी। वो एक तनावग्रस्त, लापरवाह माँ थी, कभी उसकी बात नहीं सुनती थी और यही वजह थी कि उसे बदमाशी का सामना करना पड़ा। उसने कसम खाई कि वो फिर कभी ऐसा नहीं होने देगी, अपने बेटे के साथ नहीं। उसने बिना लड़ाई के अपने साथ चलने के लिए उससे विनती की। सियान को गहरा अपराधबोध महसूस हुआ। उसने अपनी माँ को सब कुछ के लिए जिम्मेदार महसूस कराया था। इस बीच पार्क की दुनिया बिखर रही थी। इतना सब होने के बाद वो स्कूल वापस जाना भी नहीं चाहता था। डरता था कि उसकी उपस्थिति उसके दोस्तों को खतरे में डाल सकती है। वहाँ हर कोई अब उसे सिर्फ एक गुंडे के रूप में देखता था, क्योंकि उसने उन लड़कों को पीटा था जिन्होंने उसके पिता को फंसाया था। उसके अपने पिता गुस्से और कड़वाहट से भरे हुए उसके साथ भयंकर झगड़ा कर बैठे और उसे घर से निकाल दिया। अब बेघर पार्क सड़कों पर भटकता रहा, अपराधबोध से दबा हुआ, सोचता रहा कि उसके दोस्तों के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती थी। तभी जिनताई ने फोन किया। उसने पार्क को याद दिलाया, मैं अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा परिवार, तुम में से कोई एक यूनियन में शामिल होगा। और दुख की बात है, पार्क ने हार मान ली। वो एक दुकान पर गया, एक बच्चे से मिला, उसे पीटा और उसे जिनताई को फोन करने के लिए एक फोन दिया। ये उसका पहला मिशन था और उसने इसे पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही ये समाप्त हुआ, पार्क को लगा जैसे उसने खुद का एक हिस्सा खो दिया हो। उसने उन लड़कों को कुछ पैसे भी दिए ताकि वे चोट के लिए फार्मेसी से दवा खरीद सकें। सियान ने उस नए स्थान के लिए स्कूल ट्रांसफर फॉर्म भरना शुरू कर दिया था जहां उसे जाना था। लेकिन तभी उसके दोस्त सैम और जॉन ने दरवाजे की घंटी बजाई। उन्होंने उससे उनके साथ बाहर आने के लिए कहा और माफी मांगी अगर उन्होंने कभी उसे परेशान करने वाला कुछ किया हो। समस्या ये थी कि जब भी वे पार्क को फोन करते, वो या तो कॉल रिजेक्ट कर देता था या पूरी तरह से उनसे बचता था। इस बीच पार्क जिनताई के अड्डे पर पहुंच गया था, जहां उसका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। आखिरकार वो अब आधिकारिक तौर पर उनमें से एक था। घर पर सियान अपनी माँ के साथ यात्रा की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे जॉन से फोन आया, जिसने उसे पार्क के साथ हुई घटना के बारे में बताया। उस कॉल ने सब कुछ बदल दिया। सियान ने यात्रा रद्द कर दी, इसके बजाय स्कूल वापस जाने का फैसला किया। उसके दोस्त उसे फिर से देखकर खुश थे और जब सियान वापस आया तो उसने उन्हें दृढ़ता से बताया कि उन्हें पार्क का साथ देना होगा। पार्क ने जो कुछ भी किया वो उनकी रक्षा के लिए था और अब उनकी बारी थी उसका समर्थन करने की। उसी समय पार्क खुद को खो रहा था।
उसे गैंग के एक मेंबर को पीटते देखा गया, अपने गुस्से को उगलते हुए। ये स्पष्ट था कि वो नफरत करता था जो वो बन गया था, खासकर जिस तरह से जिन ताई मिशन के बाद उसे पैसे देता था, उसे अपने सैनिक की तरह ट्रीट करता था। उस पल ने एक दर्दनाक याद ताजा कर दी, जिस दिन वो पहली बार जिन ताई से मिला था। तब पार्क वो था जिसने जिन ताई को लड़ना सिखाया था, लेकिन जिन ताई ने उस उपहार को इस्तेमाल बदला लेने के लिए किया, निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाई। इस बीच सियान और अन्य पार्क को ढूंढने के लिए उसके घर गए। वे उसके पिता से मिले और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी शर्मिंदा लग रहा था। उसने उनसे कहा कि अगर उन्हें उसका बेटा दिखाई दे तो उसे बता दें। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था कि पार्क इस तरह चला गया था। सियान ने उसे बताया कि पार्क एक अच्छा इंसान है और स्कूल में हर कोई उसका सम्मान करता है, लेकिन पार्क के पिता शर्मिंदा महसूस करते हुए उन्हें बाहर निकाल दिया। बाद में सियान ने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कि वो पार्क को कितने सालों से जानता है। उसके पिता हमेशा से गर्म मिजाज, हिंसक व्यक्ति थे जो नियमित रूप से उसे पीटते थे। दृढ़ निश्चयी होकर ग्रुप ने स्कूल के एक बुली का सामना किया, जो यूनियन की भ्रष्टाचार के बारे में सबसे अधिक जानता था। बुली ने सब कुछ उगल दिया। गैंग का नेतृत्व शहर के एक शक्तिशाली व्यक्ति ने किया था और ये कई व्यवसायों, क्लबों, बाइक की दुकानों और नकली कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल था। यहाँ तक कि कर्मचारी वास्तव में गुंडे थे। वे मोटरसाइकिल चुराते, उन्हें दोबारा पेंट और नई नंबर प्लेट लगाते, फिर उन्हें नई तरह बेच देते। ये सब एक गड़बड़ था। चोरी, जबरन वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग और गैंग के मेंबर बिना कुछ किए ही बहुत पैसा कमाते थे। इसीलिए इतने सारे छात्र उनमें शामिल हो गए। जब बुली को पता चला कि वे जिन ताई को हराने की योजना बना रहे हैं, तो उसने उनके साथ जुड़ने की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। सियान ने फिर अपने दोस्तों से अभी कार्रवाई न करने को कहा। उसकी एक योजना थी और वो नहीं चाहता था कि कोई भी तैयार होने से पहले चोटिल हो जाए। जहाँ तक पार्क की बात है, उसने जिन ताई द्वारा दिए गए पैसे ले लिए थे और चुपचाप उन्हें अपने पिता के घर पर छोड़ दिया, ताकि उसके पिता को जो मुआवजा देना था उसमें मदद मिल सके। लेकिन फिर जिन ताई से एक नया संदेश आया, एक मोटरसाइकिल की तस्वीर जिसे चुराने के लिए जाने का आदेश दिया गया था। सियान अब पूरी तरह से प्रतिबद्ध सीधे जिन ताई के अड्डे पर पहुंचा। जब वहां के लोगों को एहसास हुआ कि वो कौन है जिसने उनके एक मेंबर को पीटा था, तो उन्होंने उससे दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन सियान की कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया, मैं जिन ताई को मारने आया हूँ। वे हंसे, उसका मजाक उड़ाया और चले गए। इस बीच सैम और जॉन शांत नहीं बैठ सके। उन्होंने चोरी की गई बाइक को छिपाने की जगह का पता लगाया और वहां पार्क का इंतजार करने लगे। सैम ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन पार्क ने फिर से कॉल रिजेक्ट कर दी। इसने सैम का गुस्सा चरम पर पहुंचा दिया। उसे यकीन था कि पार्क अंदर है, इसलिए उसने और जॉन ने एक खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का फैसला किया। अंदर उन्हें न सिर्फ चोरी की गई बाइक्स मिली, बल्कि पार्क के कपड़े और महत्वपूर्ण दस्तावेजों से भरा एक कमरा भी मिला। उन्होंने जांच के लिए कमरे में घुसने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जिनते अपने अड्डे पर सियान के साथ बैठा था। उसने मजाकिया तरीके से पूछा कि सियान जैसा टॉप स्टूडेंट गैंग्स के साथ क्यों जुड़ेगा, लेकिन सियान को खोखली बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिनते ने उस पर हंसते हुए कहा कि उसका कोई विवेक नहीं है। फिर उसे सैम और जॉन की एक वीडियो दिखाई। वे यूनियन के वेयरहाउस में फंस गए थे। उसने सियान को चेतावनी दी कि उसके आदमी वहां पहुंच रहे हैं और वे उन्हें खत्म कर देंगे अगर सियान उससे नहीं लड़ेगा। तभी अचानक पार्क वहां आ धमका, सियान को पकड़ा और बाहर खींच लाया। सियान ने तुरंत उसे स्थिति समझाई और पार्क ने उसे अपने दोस्तों की मदद करने भेज दिया। वो खुद जिनते से निपटेगा। पार्क ने जिनते की ओर मुड़कर ठंडे स्वर में कहा कि वो उसकी किसी भी धमकी से नहीं डरता। अगर जिनते ने उसके दोस्तों को छूने की हिम्मत की, तो पार्क अपनी पूरी ताकत से उनकी रक्षा करेगा। जिनते ने हमला किया, लेकिन पार्क ने उसके वार को काटा और उसे घुमाकर जोरदार तरीके से नीचे गिरा दिया, जिससे वो लट्टू की तरह चकरा गया। फिर पार्क वहां से चला गया। इसी बीच जॉन और सैम को एक महत्वपूर्ण फाइल मिली थी, लेकिन बाहर निकलते समय गैंग के मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया और सब कुछ अनियंत्रित हो गया। हर तरफ मुक्के चलने लगे। एक पल में एक गुंडे ने सैम को दबोच लिया और बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया, जब तक कि जॉन ने आखिरी पल में हस्तक्षेप करके उसे बचा नहीं लिया। इससे सैम को एक मेटल रॉड पकड़ने और दोनों के लिए रास्ता साफ करने का मौका मिला। वे जितनी तेजी से भाग सकते थे भागे, पूरी गैंग उनके पीछे थी। लेकिन सैम और जॉन ने अपना मन बना लिया था। वे बिना लड़े हार मानने वाले नहीं थे। उसी पल सियान जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ रहा था, अपने दोस्तों को समय रहते बचाने की कोशिश में।
अचानक उसे अस्पताल से फोन आया जहां उसका दोस्त गंभीर हालत में था। डॉक्टर ने उसे सूचित किया कि उसके दोस्त की हार्ट रेट असामान्य रूप से बढ़ गई है और वो गंभीर स्थिति में है। वे उसके किसी भी परिवार वाले से संपर्क नहीं कर पाए थे। उन्हें सिर्फ सियान का नंबर मिला था, इसलिए उन्होंने उसे फोन किया। सियान जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। क्या वो अपने नए दोस्तों को बचाने जाए या जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे दोस्त के पास भागे। जैसे ही वो इस दुविधा में खड़ा था, एक बड़ा ट्रक तेजी से उसकी ओर आते दिखा और ऐसे ही अचानक अब वो खुद जीवन और मृत्यु के बीच फंस गया। वहीं दूसरी ओर सैम और जॉन अभी भी भाग रहे थे। उन्होंने एक पार्क की गई कार के नीचे छुपने का प्रयास किया, एक जोखिम भरा लेकिन चतुर चाल। दुर्भाग्य से गैंग ने उन्हें ढूंढ निकाला। 2 मेंबर्स ने उन्हें पकड़ लिया। प्रत्येक ने एक को और निर्ममता से पीटना शुरू कर दिया। एक ने जॉन को पकड़ रखा था और लगातार मुक्के मारता रहा जब तक कि उसने उससे महत्वपूर्ण फाइल छीन नहीं ली। दूसरा सैम को इतनी जोर से पीट रहा था कि वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। फिर पार्क वहां पहुंचा। उसने तुरंत कार्रवाई की, गैंग के मेंबर्स को पकड़कर उनकी खबर ली। उसने उन्हें बेहोश होने तक पीटा, सबसे पहले उन दोनों को जिन्होंने सैम और जॉन को चोट पहुंचाई थी। लेकिन अचानक कहीं से एक मोटरसाइकिल पर सवार किसी ने पार्क के सिर पर जोरदार प्रहार किया। जैसे ही हमलावर ने दोबारा प्रहार करने की तैयारी की, पार्क उठ खड़ा हुआ और एक ही मुक्के से उसे बाइक से नीचे गिरा दिया। फिर उसने गैंग के एक मेंबर को पकड़ा और उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। लगभग उसे मार ही डाला होता जब तक कि जॉन का फोन नहीं बजा। ये अस्पताल का फोन था। उन्होंने बताया कि सियान एक दुर्घटना का शिकार हुआ था और अब गंभीर हालत में है। तीनों लड़के तुरंत अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने आईसीयू में सियान को पाया, जिसके बगल में उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। वे चुपचाप इंतजार करते रहे जब तक सियान की माँ बाहर नहीं आई। उन्होंने उसे बताया कि वे उसके दोस्त हैं और वे उसके ठीक होने तक उसके साथ रहेंगे, लेकिन वो अभी भी दुख से अभिभूत विनम्रता से धन्यवाद देकर उन्हें जाने के लिए कहा। उसने कहा कि सियान ने कभी दिल का दर्द नहीं जाना था जब तक उसकी मुलाकात उनसे नहीं हुई और वो इस स्कूल में नहीं आया। इसी बीच जिनताई को पता चला कि जॉन के पास जो फाइल थी उसमें एक पेज गायब था, एक ऐसा पेज जो उन सभी को बर्बाद कर सकता था। उसने एक डरावनी चेतावनी दी, अगर गायब पेज वापस नहीं मिला तो बहुत बुरा होगा। पार्क घर लौटा, अपराध बोध से दबा हुआ, लेकिन इस बार उसके पिता ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वे साथ बैठकर खाना खाने लगे। पार्क ने पहली बार देखा कि उसके पिता अंततः देखभाल दिखा रहे थे। उसके पिता ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, तुम्हारा एक दोस्त है, बड़बोला लड़का, लेकिन अच्छा है। वो सियान के बारे में बात कर रहा था। पार्क और सहन नहीं कर पाया। वो फूट फूट कर रो पड़ा, अपराध बोध से दबा हुआ। सियान के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी गलती थी। इसी बीच जॉन के पास अभी भी गायब पेज था। वो सोचता रहा कि उसके साथ क्या करना है। फिर उसने एक बहादुर फैसला किया, वो सही काम करेगा। वो पुलिस स्टेशन गया और उसे सौंप दिया, सब कुछ रिपोर्ट किया, लेकिन ऑफिसर ने उसे बताया कि पेज ठोस सबूत के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर भी ऑफिसर ने इसकी जांच करने पर सहमति जताई। जॉन ऑफिसर की असावधानी से निराश होकर पेज लेकर बाहर चला गया, लेकिन वो स्टेशन से बाहर निकलते ही जिनताई के आदमियों ने उसे पीछे से पकड़ लिया। उन्होंने उसकी पिटाई की, उससे पेज छीन लिया और फिर उसके सामने ही उसे जला दिया। उसी पल जिनताई ने जॉन को फोन किया। उसने कहा, तुमने निश्चित रूप से उस पेज की फोटो खींची है और उसे डिलीट करने की मांग की। लेकिन जॉन साहस से भरकर मना कर दिया। उसने जिनताई से कहा, मैं कुछ भी डिलीट नहीं करूंगा जब तक तुम पीछे नहीं हटते और मेरे दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ते। इससे जिनताई के आदमी गुस्से में आ गए। उन्होंने जॉन पर हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा, जब तक कि अचानक सेकंड इन कमांड प्रकट नहीं हुआ। उसने जॉन को देखा, चोटिल और खून से लथपथ, फिर भी अपनी जमीन पर डटा हुआ और अपने दोस्तों की आखिरी सांस तक रक्षा कर रहा था। जॉन के दृढ़ संकल्प से प्रभावित होकर सेकंड इन कमांड कूद पड़ा और जिनताई के आदमियों को मुक्कों से पीटने लगा, एक के बाद एक प्रहार। फिर एक आश्चर्यजनक कदम में उसने पार्क को फोन किया और उसे जॉन को लेने आने को कहा। बस ऐसे ही पहली बार सेकंड इन कमांड ने वास्तव में कुछ अच्छा किया था। वो पार्क और उसके दोस्तों के बीच के उस बॉन्ड की प्रशंसा करता था जो वो जिनताई के साथ कभी नहीं बना पाया था। जिनताई सेकंड इन कमांड के इस काम से स्तब्ध रह गया, लेकिन जिस बात ने उसे सच में झकझोर दिया वो आगे आने वाली थी। बिग बॉस का राइट हैंड अपने दल के साथ पहुंचा, जिनताई के आदमियों को तबाह करते हुए। उसने जिनताई को चेतावनी दी, ये हाथ से निकल रहा है। अगर इस गड़बड़ के बारे में खबर फैल गई तो हम सभी बर्बाद हो जाएंगे। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। अगर मुझे फिर से यहाँ आना पड़ा
तो ये तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन होगा। इसी बीच जॉन ने अपने दोस्तों को सब कुछ समझाया। वे उसके काम और उसकी बहादुरी से चकित थे। पार्क ने मजाक में कहा, ग्लोरी हमेशा तुम्हें ही क्यों मिलती है। अगले दिन पार्क ने मामले को अपने हाथ में ले लिया। उसने एक माइक्रोफोन उठाया और सीधे जिन ताई के स्कूल पहुंचा। उसने खुलकर उसे चुनौती दी, अब से ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। अगर पार्क का स्कूल जीतता है तो तुम्हारी स्टूडेंट यूनियन खत्म, हमेशा के लिए। चुनौती अब खुली और बोल्ड थी। पार्क के स्कूल में स्टूडेंट्स घबराए हुए थे। कई तो ये भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। लेकिन तभी सैम ने स्कूल ब्रॉडकास्ट के दौरान माइक लिया और कहा, अब सब कुछ खुलकर सामने है, चुनौती स्पष्ट है। चलो दोस्तों, आइए उन बदमाशों को दिखाएं कि हमारा स्कूल क्या कर सकता है। हालांकि जिन ताई डर गया था, यहाँ तक कि उसके अपने आदमी भी उस पर संदेह करने लगे, सोचने लगे कि क्या वो वास्तव में पार्क और सियान का सामना कर सकता है। बाद में पार्क अस्पताल में सियान से मिलने गया। सियान की मां ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और पहले कही गई कठोर बातों के लिए माफी मांगी। वो उसे सियान से मिलवाने ले गई और समझाया कि क्या हुआ था, कि वो सिर्फ अपने बेटे के लिए डरी हुई थी। डॉक्टर ने उसे बताया था कि कार दुर्घटना असली समस्या नहीं थी। सियान की हालत का असली कारण वो आंतरिक भावनात्मक संघर्ष था जिससे वो जूझ रहा था। अब उसके ठीक होने का निर्भरता उसके जीने की इच्छा पर था। जैसे ही वो अपनी बात पूरी कर रही थी, सियान कोमा से जाग गया। उसने सबसे पहले पूछा कि क्या आईसीयू में उसका दोस्त ठीक है। पार्क खुशी से फूट पड़ा। उसने सियान को आश्वासन दिया कि उनका दोस्त अब ठीक है, कि उसकी माँ उसके साथ है और चीजें बेहतर हो रही हैं। जब सियान अपने दोस्तों से मिलने बाहर आया तो उसने उनसे कहा, मुझे खुशी है कि तुम लोग मेरे साथ हो, तुम मेरे सबसे करीबी दोस्त हो। लेकिन अब जब वो वापस आ गया था तो जिन ताई से निपटने का समय आ गया था। उन्होंने अगले स्तर पर जाने की तैयारी शुरू कर दी। सियान ने व्यक्तिगत रूप से सेकंड इन कमांड से मुलाकात की और स्टूडेंट यूनियन के फाइनेंशियल अकाउंट्स तक पहुंच मांगी, और आश्चर्यजनक रूप से सेकंड इन कमांड बिना हिचकिचाहट सहमत हो गया और सहयोग किया। उनकी दूसरी चाल अधिक मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने जिन ताई के अपने दल के बीच अफवाहें फैलानी शुरू कर दी, उन्हें अपने नेता की ताकत और इरादों पर संदेह करने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच जिन ताई एक अनाथालय गया, एक ऐसी जगह जहां वो नियमित रूप से बड़ी रकम दान करता था, लेकिन इस बार वो पहले से कहीं अधिक दान करने का इरादा लेकर आया था। आश्चर्यजनक रूप से अनाथालय की प्रमुख ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। उसने उसे बताया कि हालांकि उसने कभी नहीं पूछा कि फंड कहां से आते हैं, लेकिन उसे संदेह होने लगा था। उसने दान लेने से इनकार कर दिया। अगले दिन जिन ताई अंतिम लड़ाई होने वाली जगह पर अपने गैंग से मिलने गया। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सैम और जॉन कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए युद्धभूमि की ओर बढ़ रहे थे, जब अचानक उन्हें अपना पूरा स्कूल इंतजार करता हुआ दिखाई दिया। हर स्टूडेंट ने स्कूल के लोगों वाली वर्दी पहन रखी थी और वे सभी एकजुट होकर आगे बढ़ रहे थे। लड़ाई की जगह की ओर जाने वाली सुरंग में प्रवेश करने से ठीक पहले स्कूल का बुल्ली और उसका गैंग आ गया। उसने उनसे कहा, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं, ये हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा का सवाल है। हालांकि जॉन ने उसे बताया, मैं अभी भी तुम्हें उसके लिए माफ नहीं कर पाया हूँ जो तुमने मेरे साथ किया। उन्हें पता था कि अब शिकायतों का समय नहीं था। उन्हें जितने लोग मिल सकते थे उनकी जरूरत थी। इस सारे समय किसी को नहीं पता था कि सियान कहाँ है। सियान असल में सेकंड इन कमांड से मिलने गया था, जिसने पहले उसे एक फोन दिया था जिसमें उनके पूरे संगठन के रहस्यों को उजागर करने वाला एक ऐप लोड था। लेकिन जैसा कि कुछ ने संदेह किया था, सेकंड इन कमांड एक गद्दार निकला। उसने किसी को सियान के पीछे से वार करने के लिए भेजा। सच कहूँ तो शुरू से ही कई लोगों को इस आदमी की वफादारी पर संदेह था। इसी बीच स्कूल के स्टूडेंट आगे बढ़ते रहे जब तक कि वे अंततः पार्क तक नहीं पहुंच गए, जिसने उन सभी के आने के लिए धन्यवाद दिया। लेकिन जब उसने उनमें सियान को नहीं देखा तो वो चिंतित होने लगा। उन्होंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। इससे चिंता और बढ़ गई। फिर भी पार्क ने अपनी जमीन पर डटे रहने का फैसला किया। उसने उनसे कहा, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। ये स्पष्ट रूप से जिन ताई की एक गंदी चाल है। हमें सभी को जाना होगा, ये पता लगाने के लिए कि उसकी योजना क्या है। और इस तरह लड़ाई शुरू हुई और वो तीव्र थी। हर टीम का अपना नेता था और हर बार जब उनमें से कोई लड़ाई में प्रवेश करता तो वो एक बार में 20 लोगों को हरा देता। ये एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध था। जहाँ तक सियान की बात है, वो होश में आया और उस आदमी से मुक्त होने में सफल रहा जो उसे पकड़े हुए था। इसके बाद एक क्रूर वन ऑन वन लड़ाई हुई। सियान चोटिल और खून से लथपथ बाहर आया।
चोटें मामूली नहीं थी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो बाहर निकलने में सफल रहा। बाहर उसने जॉन को अपना इंतजार करते पाया। पता चला कि दूसरों ने जॉन को सियान को बचाने के लिए भेजा था। दुर्भाग्य से गैंग का वो मेंबर जिससे सियान ने पहले लड़ाई की थी अभी खत्म नहीं हुआ था। वो वापस आया और उन पर फिर से हमला कर दिया। उसने जॉन पर एक भारी प्रहार किया, लेकिन इस बार सियान ने खुद को रोका नहीं। उसने उस आदमी को तब तक पीटा जब तक वो उठ नहीं सका। जॉन हिलने डुलने में संघर्ष करते हुए सियान से बोला, तुम जाओ, टीम को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। युद्ध भूमि पर वापस हमने सैम को गैंग के एक हाई रैंकिंग मेंबर के साथ लड़ते देखा। प्रहार पर प्रहार सैम ने तब तक रुकने से इनकार कर दिया जब तक कि उसने उस आदमी को नीचे नहीं गिरा दिया। इसी बीच स्कूल का बुली ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। वो या तो पिट गया या हर चीज से बचने की कोशिश करता रहा। फिर वो क्लाइमैक्स का पल आया, पार्क और जिन ताई के बीच अंतिम लड़ाई। इसे डिस्क्राइब करने के लिए एकमात्र शब्द था, एपिक। समान ताकत वाले दो योद्धा, एक समय के दोस्त जो एक दूसरे की कमजोरियों को जानते थे, अब पूरी ताकत से टकरा रहे थे। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये व्यक्तिगत था, कोई गाली गलौज नहीं, सिर्फ मुक्के, गुस्सा और टूटी हड्डियां। ये स्पष्ट था कि ये सिर्फ दुश्मनों के बीच की लड़ाई नहीं थी, ये दो पूर्व दोस्तों के बीच का टकराव था जिसमें कड़वाहट और पछतावा भरा हुआ था। दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने थे, लेकिन अंत में पार्क पहले गिरा। जैसे ही लगा कि सब खत्म हो गया है, सियान वहां पहुंचा और जिनते से दूसरी लड़ाई में कूद पड़ा। उसने जिनते की टांग पर हमला केंद्रित किया, एक के बाद एक वार करते हुए जब तक कि उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया। हालांकि वो दर्द में था, सियान ने संघर्ष जारी रखा, क्योंकि यही वो योजना थी जो उसने पार्क के साथ बनाई थी। फिर जब स्थिति चरम पर पहुंच गई, पार्क उठ खड़ा हुआ और अंतिम वार किया, एक विनाशकारी प्रहार जिसने जिनते को जमीन पर गिरा दिया। उनका स्कूल जीत गया था, भ्रष्ट छात्र संघ को भंग कर दिया गया। जीत उनकी थी। वे योद्धाओं की तरह युद्ध क्षेत्र से निकले, चोटिल और खून से लथपथ। वापसी के रास्ते में उन्हें जॉन मिला और चारों साथ साथ चले, जख्मी लेकिन गर्वित। सब कुछ सामान्य हो गया, या यूं कहें कि पहले से भी बेहतर। जहां तक जिनते और उसके आदमियों की बात है, वे पूरी तरह गायब हो गए। कुछ समय बाद सियान को अस्पताल से फोन आया। उसका दोस्त जो कोमा में था आखिरकार जाग गया था और अब स्थिर स्थिति में था। एक पल भी बर्बाद किए बिना सियान और उसके दोस्त अस्पताल पहुंचे। वहां सियान ने अपने दोस्त को मुस्कुराते, खुश और जीवंत देखा। लड़के ने उसे गर्मजोशी से अभिवादन किया और बताया कि उसे असली दोस्ती मिलने की खुशी है और वो आखिरकार अपने अतीत से उबरना शुरू कर चुका है। और इसके साथ ही हमारी कहानी समाप्त होती है। इस तरह के और ड्रामा के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आप चैनल के किसी भी अपडेट को मिस न करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।